बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इसमें कल हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पढ़ा था। आज हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में आपने देखा था कि साइंटिस्ट ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, उसके अंदर 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स यूज किए थे, हाई वोल्टेज बैटरी को कनेक्ट किया था और उसके अंदर गैस को फिल किया था। और जब उन्होंने उसको हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो कैथोड रेज जनरेट हुई। सिमिलरली 1886 में गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया। उसने जब ये एक्सपेरिमेंट देखा, ये डिस्चार्ज ट्यूब, उसने ऑब्जर्व किया कि यहाँ जब हमने देखा था कि एनोड के साथ हमें कैथोड रेज का ग्लो नजर आया था, लेकिन उस डिस्चार्ज ट्यूब में उसने ये ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेज के अलावा भी जो आपकी कैथोड है उसकी बैक साइड पे भी एक ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। उस टाइम उसको नहीं पता था कि ये आपके पास प्रोटॉन्स हैं या प्रोटॉन की वजह से ये ग्लो प्रोड्यूस हुआ है। तो उसने इस एक्सपेरिमेंट को किया, लेकिन उसने ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहाँ पे आपने कैथोड में, जब हमने पढ़ा था कैथोड रेज की डिस्कवरी में, तो सिंपल हमने कैथोड यूज किया था, लेकिन यहाँ पे उसने परफोरेटेड कैथोड को यूज किया। सेम जो बाकी ऑपरेटर्स था वही था। डिस्चार्ज ट्यूब उसने ली, उसने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, एक एनोड और दूसरा परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड का मतलब है कि जिसके अंदर होल होंगे, सुराख होंगे, ऐसे कैथोड को हम परफोरेटेड कैथोड कहते हैं। उसने परफोरेटेड कैथोड यूज किया, उसके बाद गैस को फिल किया और उसको हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। उसने ये ऑब्जर्व किया उसके बाद कि यहाँ पे कैथोड से तो कुछ रेज आ रही हैं और वो कैथोड से जो रेज आ रही हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स जब इस गैस जो इसके अंदर हम फिल करते हैं उसके साथ कोलाइड करती हैं, टकराती हैं वो कैथोड रेज, तो वो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको नॉक आउट कर देती हैं उनकी न्यूक्लियस से। मतलब जो आपके गैस के मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स को वो नॉक आउट कर देती हैं, निकाल देती हैं, तो उसके रिजल्ट में पॉजिटिव आयंस बनते हैं। अब जो पॉजिटिव आयंस थे वो किसकी तरफ मूव करते हैं? वापस कैथोड की तरफ, और कैथोड में से जो सुराख है उसे पास करके कैथोड के बैक साइड पे जो वॉल है उसके साथ टकराते थे और वहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस करती थी। तो अब ये जो रेज हैं ये क्या है? इनको उसने कैनाल रेज का नाम दिया और पॉजिटिव रेज का, और यही आपके पास प्रोटॉन्स थे। अब इन रेज को कैनाल रेज क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे ये स्मॉल होल से पास होके जा रही हैं, तो इसलिए कैनाल से स्मॉल होल से पास हो रही हैं, इसलिए इनको कैनाल रेज का नाम दिया गया। इसमें जो इसकी प्रोडक्शन है वो समझने वाली है, वो कंसेप्चुअल है, बाकी प्रोसीजर सेम है जैसे हमने कैथोड रेज का पढ़ा था। अब इसमें इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि जैसे हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इस तरह हम पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि ये हमेशा आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी। उसके बाद अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जैसे कल हमने किया था डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट आप रखेंगे, तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि ऑपोजिट जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये पॉजिटिव रेज हैं, उन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगी। जब नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुई तो उनको पता चला कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो की। उसके बाद डिपेंडेंस है कि ये आपकी जो पॉजिटिव रेज हैं ये डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ गैस पे, कि जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस प्रेजेंट होगी उस पे ये डिपेंड करेंगी, क्योंकि ये जो रेज हैं वो आयनाइजेशन ऑफ गैस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। जैसे आपने कैथोड रेज में तो पढ़ा था कि वो कैथोड से जनरेट होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, उसमें कोई आयनाइजेशन ऑफ गैस नहीं होती, इसलिए वो इंडिपेंडेंट ऑफ गैस होगी। कोई भी गैस आप यूज कर लें तो उसके अंदर आपकी सेम टाइप ऑफ कैथोड रेज ही प्रोड्यूस होंगी। लेकिन यहाँ पे जो आपकी पॉजिटिव रेज हैं ये आयनाइजेशन ऑफ गैस पे डिपेंड करती हैं, इसलिए ये नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करेंगी, लेकिन आपकी कैथोड रेज वो इंडिपेंडेंट ऑफ गैस होती हैं। उसके बाद इनका ओरिजिन है
कि आपकी जो पॉजिटिव रेज हैं और कैनाल रेज हैं उनका ओरिजिन क्या है, वो किस तरह ऑरिजिनेट होती हैं, किस तरह प्रोड्यूस होती हैं। ये रेज आपकी, जैसे हमने कैथोड रेज में पढ़ा है तो वो कैथोड से निकलती हैं, इसलिए हमने उसको कैथोड रेज का नाम दिया था। लेकिन ये जो रेज हैं ये एनोड से नहीं निकलती। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब कैथोड रेज निकलेंगी तो वो क्या करेंगी, इसके अंदर जो गैस प्रेजेंट होगी उसके साथ वो कोलाइड करेंगी, टकराएंगी। वो रेज जब उसके साथ कोलाइड करेंगी तो उस गैस को वो आयोनाइज कर देंगी मिडल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, कि डिस्चार्ज ट्यूब की मिडल में कैथोड रेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं उस गैस के साथ क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी और उनके इलेक्ट्रॉन्स को गैस मॉलिक्यूल से नॉक आउट कर देंगी, निकाल देंगी। क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है। तो जब आपने करंट पास किया तो इसमें करंट जो कैथोड रेज जनरेट हुई उसने गैस को नॉक आउट कर दी, उनके इलेक्ट्रॉन्स को। जब इलेक्ट्रॉन्स को उससे नॉक आउट किए तो उसके रिजल्ट में पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हुए और ये पॉजिटिव आयन परफोरेटेड कैथोड की तरफ मूव करेंगे और ये परफोरेटेड कैथोड में पास होने की वजह से हम इनको कैनाल रेज का नाम देंगे। और बाद में इन्हें पॉजिटिव रेज इसलिए कहा गया क्योंकि जो आपके इन पे जो चार्ज था वो क्या था, पॉजिटिव। तो कैनाल रेज इन्हें होल्स में से पास होने की वजह से कहा गया और पॉजिटिव रेज इसलिए कहा गया क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज था। अगर आप ये इक्वेशन देखें तो इसमें जो m है वो किसी भी गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरल हम टर्म ये ले रहे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो आपकी इलेक्ट्रॉन E जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैथोड रेज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब भी किसी गैस पे इलेक्ट्रॉन फॉल करेंगी, कैथोड रेज फॉल करेंगी तो वो क्या होगा कि उसके इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर देंगी, उसकी न्यूक्लियस और जो उसके एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको निकाल देंगी। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए, एक इलेक्ट्रॉन जो उसके ऊपर फॉल किया है जो कैथोड रेज है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो उस एटम के न्यूक्लियस से निकला है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के एटम से निकल जाएंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा जो ये शो करेगा कि उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। उसके बाद मास की हम बात करते हैं कि जो आपकी पॉजिटिव रेज होती हैं उनका जो मास होता है वो हमेशा जो प्रोटॉन्स हैं उसके मास के इक्वल होगा या उसका मल्टीपल होगा। क्योंकि आपकी जो पॉजिटिव रेज होती हैं बेसिकली वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, इस डायग्राम में देखें कि उन्होंने पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किया, मतलब वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, प्रोटॉन्स हमेशा प्रोड्यूस करती हैं। तो इसका मतलब आप कोई भी गैस इसके अंदर यूज करेंगे तो उसके अंदर से क्या निकलेगा, पॉजिटिव आयन ही निकलेंगे। पॉजिटिव आयन जब निकलेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये हर जो आपका फॉर एग्जांपल आपने गैस इसमें यूज की है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे नेचर ऑफ गैस की कि अगर हम इसकी E/m रेशो देखें, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन में E/m रेशो की बात की थी, अगर इसमें देखें तो इसमें जो E/m रेशो है, इस जो पॉजिटिव रेज हैं ये मोलर मास ऑफ अ गैस पे डिपेंड करती हैं। अगर गैस का जो मोलर मास है वो कम है तो इसकी E/m रेशो ज़्यादा होगी और जिसका मोलर मास ज़्यादा है उसकी E/m रेशो क्या होगी, कम होगी। मतलब मास और E/m का इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर मास कम है तो E/m रेशो ज़्यादा होगी, अगर मास ज़्यादा है तो E/m रेशो कम होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप हाइड्रोजन गैस यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन का मास सबसे कम होता है, जब सबसे कम है तो उसकी E/m रेशो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो आपका पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं, हाइड्रोजन गैस से जो होते हैं वो सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल्स होते हैं और इनकी जो E/m रेशो होती है वो इलेक्ट्रॉन से हमेशा कम होगी और E/m वैल्यू नेचर ऑफ गैस पे इनकी डिपेंड करती है। हाइड्रोजन के केस में ये सबसे ज़्यादा होगी। और इसके अलावा जो आपका मास ऑफ प्रोटॉन है वो 1840 टाइम्स ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। ये आपका MCQs में वो आपसे पूछ सकते हैं, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए।
उस प्रॉपर्टीज के बाद हम इसके रिजल्ट देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में के रिजल्ट में हमें क्या पता चला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा है कि इन रेज ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई की तब आपको पता चला इसकी डिफ्लेक्शन से। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो मास और चार्ज है वो इसकी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सी गैस, क्योंकि ये आयनाइजेशन ऑफ गैस से प्रोड्यूस होती हैं, तो इसलिए इनकी जो नेचर है वो भी किस पे डिपेंड करेगी, मास और चार्ज जो है वो उस नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। जो उस गैस का मास और चार्ज होगा वही इस पे इसकी रेशो आएगी, E/m रेशो। उसके बाद पॉजिटिव पार्टिकल प्रोड्यूस बाय गैस विल बी ऑफ अ सेम टाइप। इसमें जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा सेम टाइप के होंगे। आप कोई भी गैस इसमें यूज कर लें, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो उसको भी वो नॉकआउट कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो पीछे क्या बचेंगे, प्रोटॉन्स। आप कोई भी गैस इसमें यूज करें तो उसमें पॉजिटिव आयन्स ही बनने हैं, मतलब प्रोटॉन्स ही बनने हैं। तो इस बात से हमें क्या पता चला है कि हर एटम के अंदर आप फॉर एग्जांपल कोई भी गैस ले लें, उसके अंदर जो भी एटम है उन सब के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। और प्रोटॉन्स इसलिए हम कहते हैं कि ये इसका फंडामेंटल पार्टिकल है और हर मैटर के अंदर ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसका कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट है। जैसे ऑलरेडी हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ चुके हैं कि वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, तो इस तरह ये प्रोटॉन भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमें डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़नी है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में सबसे पहले जो रदरफोर्ड है उसने 1920 में ये प्रेडिक्ट किया था, जब उसने एटॉमिक मास फाइंड आउट करने की कोशिश की एटम की, तो उसने कहा था कि किसी भी जो एटम है उसका एटॉमिक मास हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि 1920 तक इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो चुका था, प्रोटॉन भी डिस्कवर हो चुका था। लेकिन उस टाइम उसने कहा था कि अभी भी जो आपका एटम का मास है वो एग्जैक्ट नहीं है। अगर आप न्यूट्रॉन को भी कंसिडर कर लेते हैं, प्रोटॉन को भी, इलेक्ट्रॉन को भी, प्रोटॉन को भी, लेकिन फिर भी जो एटम का मास है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है जैसा होना चाहिए उसका। तो उसका कहने का मतलब था कि कोई और पार्टिकल भी इसके अंदर प्रेजेंट है। उसने ये डिस्कवर नहीं किया था, उसने जस्ट प्रिडिक्शन की थी। उसके बाद साइंटिस्ट था चैडविक, उसने 1932 में ये एक्सपेरिमेंट किया और उसने प्रूव किया कि इसके अंदर एक और पार्टिकल भी प्रेजेंट है जिसका उसने न्यूट्रॉन का नाम दिया, जो कि न्यूट्रल पार्टिकल था जिसपे कोई चार्ज नहीं था। और इस बेस पे उसको 1935 में नोबेल प्राइज भी दिया गया इस काम पे। बेसिकली उसने किया क्या था, उसने एक रेडिएक्टिव एलिमेंट लिया। रेडिएक्टिव एलिमेंट हम ऐसे एलिमेंट को कहते हैं जो रेडिएशन इमिट करता है। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा है रेडिएक्टिव एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 82 या से ज़्यादा होगा, वो क्या होते हैं, नेचुरली रेडिएशन इमिट करते हैं। जो नेचुरली रेडिएशन इमिट करते हैं उन एलिमेंट्स को हम रेडिएक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। उसने रेडिएक्टिव एलिमेंट जो पोलोनियम था उसको यूज़ किया और उसको लेड चैम्बर में रखा, और लेड चैम्बर में रखने के बाद उसने उसको एज ए अल्फा सोर्स यूज़ किया। अब अल्फा सोर्स क्या है, जो रेडिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो रेडिएशन इमिट करते हैं वो आपकी अल्फा पार्टिकल्स हो सकते हैं, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल्स हो सकते हैं। अब जो पोलोनियम सोर्स है वो क्या करती है, अल्फा पार्टिकल्स को जनरेट करती है, प्रोड्यूस करती है। उसने जब अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस किए तो उसने इसके सामने एक टारगेट मटेरियल रखा बेरिलियम को, और बेरिलियम में से जब वो पास हुई रेडिएशन तो उसने इस रेडिएशन को जब इसमें से पास किया तो रेडिएशन, ये डायग्राम में आप देखें इसमें आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे एक लेड की चैम्बर लिया है। उस लेड चैम्बर के अंदर ये आपको पर्पल कलर का जो मटेरियल नजर आ रहा है, बेसिकली ये पोलोनियम है, रेडिएक्टिव एलिमेंट। अब ये अल्फा रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है। अब अल्फा रेडिएशन प्रोड्यूस करने के बाद उसके सामने उसने एक टारगेट मटेरियल रखा बेरिलियम का। जब बेरिलियम के ऊपर ये अल्फा पार्टिकल फॉल किया तो इसमें से न्यूट्रॉन जो हैं वो प्रोड्यूस हुए। अब जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं। पेनिट्रेटिंग का मतलब है कि वो उनके पास जज्ब होने की, एब्जॉर्ब होने की पावर बहुत ज़्यादा होती है।
अगर इनके सामने हम कोई भी मटेरियल रख दें, यहाँ पे पैराफिन वैक्स रखी हुई है, कोई भी मटेरियल जैसे वाटर है या आपका कोई भी मटेरियल है, पेपर है, या आप फर्स्ट या हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इस मटेरियल के बारे में। इसमें जस्ट आप यहाँ इतना समझ लें कि ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं। अगर आप कोई भी मटेरियल इनके सामने रखेंगे तो उसमें से ये क्या करेंगे, उनके न्यूक्लियस तक पहुँच के उनके जो प्रोटॉन्स हैं उसको नॉक आउट कर देंगे, निकाल देंगे। मतलब इनकी अब्जॉर्बिंग पावर इतनी ज़्यादा है कि वो उन एटम के जो भी मटेरियल हम यूज़ करेंगे उसके एटम के न्यूक्लियस तक ये पहुंचेंगे और उनके प्रोटॉन्स को ये नॉक आउट कर देंगे, निकाल देंगे। उसके बाद उसने वहाँ सामने एक डिटेक्टर रखा और इस पे डिटेक्ट किया कि इन पार्टिकल्स पे, डिटेक्टर होता है जैसे आपका उसके ऊपर रीडिंग्स होती हैं डिटेक्टर के ऊपर 1 2 0 1 2 3। जब डिटेक्टर के ऊपर डिटेक्ट किया गया तो रीडिंग 0 पे आई। इसका मतलब कि इन रेज पे कोई चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल थी, 0 चार्ज उस डिटेक्टर के ऊपर शो हुआ। तो ये प्रूफ हुआ कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर हम इसी रिएक्शन को, न्यूक्लियर रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में देखें तो उसने क्या किया, ब्रिलियम टारगेट के ऊपर Be जो है ब्रिलियम एलिमेंट है और इसके ऊपर जो 9 है ये हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। 9 जो इसके एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है, 4 इसके एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद इसने जो आपका हीलियम है, हीलियम बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स और हीलियम एक ही चीज़ है। हम अल्फा पार्टिकल्स की जगह हीलियम न्यूक्लियाई इसलिए लिखा है कि जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है और जो हीलियम न्यूक्लियस का जो मास और चार्ज होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए हम अल्फा पार्टिकल की जगह हीलियम को भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन में हमने हीलियम को लिखा है। अब इस हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो 4 है, एटॉमिक नंबर 2 है। जब हीलियम को बम्बार्ड करवाया बेरिलियम पे तो इसके रिजल्ट में जो N है आपका न्यूट्रॉन वो प्रोड्यूस हुआ। अब यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, N के नीचे 0 है, मतलब इसका जो आपका न्यूट्रॉन है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, 0 है और उसका जो मास नंबर है वो 1 है। और इसके अलावा एक और एलिमेंट जो इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ वो है कार्बन 12 और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। अब देखिए ब्रिलियम और जो हीलियम है उसका अगर एटॉमिक मास आप ऐड करें 9 और 4 9 13, मतलब जो एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक मास 13 होना चाहिए और जो उसका एटॉमिक नंबर है वो 6 होना चाहिए। लेकिन इसके रिजल्ट में यहाँ पे आप देखिए न्यूट्रॉन में 1 और 0 है और कार्बन 12 और 6 है। मतलब कार्बन एक एलिमेंट बना 12 और 6 का, लेकिन अभी भी एक जो उसके अंदर उसका 1 एटॉमिक मास है वो रिमेनिंग है। और नीचे देखिए 4 और 6, लेकिन इसमें जो एटॉमिक नंबर था वो तो पूरा हो गया 6। इसका मतलब जो रिमेनिंग स्पीशी बनेगी उसका एटॉमिक मास 1 होगा और एटॉमिक नंबर उसका 0 होगा। फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। जो आपका मास नंबर होता है बेसिकली वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है और जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके अंदर आपके पास जो प्रोटॉन्स का नंबर है वो क्या है, 0 है और आपके न्यूट्रॉन जो हैं वो 1 है। अब N जो है वो न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये केमिकल इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी न्यूट्रॉन है उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल स्पीशी होते हैं। उसके बाद ये हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, मतलब इनके पास अब्जॉर्बिंग पावर इनकी ज़्यादा होती है। इसके बाद हम मास की बात करते हैं, इनका जो मास होता है वो नियरली इक्वल होता है प्रोटॉन के मास के। तो आज हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में पढ़ा है और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में हमने क्या पढ़ा है कि हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, एक एनोड था, एक परफोरेटेड कैथोड था। उसको हमने हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि उसके अंदर जो कैथोड रेज थी उन्होंने उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस थी उसको आयनाइज किया, उसके इलेक्ट्रॉन्स को नॉक आउट किया, पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस किए और वो पॉजिटिव आयंस जो हैं वो परफोरेटेड कैथोड से पास होके उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में ग्लो प्रोड्यूस किया, जिससे उन्हें पता चला कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर और भी
कैथोड रेज के अलावा एक और रेज प्रेजेंट है जिसको उन्होंने पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज का नाम दिया। और यही पॉजिटिव और कैनाल रेज जो थी ये आपके बेसिकली प्रोटॉन्स थे, क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए हम इनको पॉजिटिव रेज कह रहे हैं। और ये सुराख में से जो परफोरेटेड कैथोड है उनके होल में से पास हो रही है, इसलिए हम इनको कैनाल रेज कह रहे हैं। उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज को देखा, फिर हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को पढ़ा कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में हमने पढ़ा कि किस तरह चैडविक ने एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक रेडिएक्टिव एलिमेंट पोलोनियम लिया लेड चैम्बर में और उसको फॉल करवाया बेरिलियम के ऊपर, और जब बेरिलियम के ऊपर उसने फॉल करवाया तो उससे क्या हुआ, न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए। और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल हैं, मतलब उनके पास अब्जॉर्ब करने की पावर बहुत ज़्यादा है। और अब्जॉर्ब करने की पावर बहुत ज़्यादा होने की वजह से कोई भी मटेरियल हम उसके सामने रखते हैं तो वो उसमें से प्रोटॉन्स को नॉक आउट कर देते हैं। उसके बाद डिटेक्टर से ये डिटेक्ट हुआ कि इन पे कोई चार्ज नहीं था। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये हाईली पेनिट्रेटिंग होती हैं और इनका जो मास है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप काइंडली ग्रुप में पूछ सकते हैं।